तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा क्या, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस। ओके। तो देखो बच्चों, इस टॉपिक में हम जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, एक तो विद्युत अपघटन क्या है, विद्युत अपघटनी सेल क्या है, विद्युत अपघटन के उत्पाद क्या होते हैं, और विद्युत अपघटन के नियम। ओके, तो पहले डिस्कस करते हैं हम विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखो बच्चों, विद्युत अपघटन मीन्स विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत अपघट्य के आयनों का निरावेशन विद्युत अपघटन कहलाता है। बात समझ गए ना, कि बाहरी विद्युत क्षेत्र लगाया जाए। ओके, एक बैटरी या कोई भी इलेक्ट्रिकल सोर्स से विद्युत क्षेत्र लगाया जाए और एक विद्युत अपघट्य लेकर उसके आयनों को निरावेशित करना, डिस्चार्ज करना ही क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन। और ये जो विद्युत अपघटन है जिस सेल में संपन्न होता है उसे बोला जाता है विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, विद्युत अपघटनी सेल है, इसमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है, रासायनिक ऊर्जा में। और ये एक अस्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया द्वारा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन चलेगी, लेकिन ये रिडॉक्स रिएक्शन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में होती है, ये अपने आप नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि यह जो परिवर्तन होता है एक अस्वतः रिडॉक्स, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स द्वारा होता है। तो इसको बोला गया है विद्युत अपघटन। अच्छी तरह समझ गए कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत अपघट्य के आयनों को डिस्चार्ज करना, निरावेशन करना विद्युत अपघटन कहलाता है, तथा ये अपघटन जिस सेल में होगा उसे बोला गया है विद्युत अपघटनी सेल। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, और यह एक अस्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन मतलब जो भी विद्युत अपघटन में रिएक्शन चलती है, सेल रिएक्शन, वो एक रिडॉक्स है, लेकिन वो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में होती है। अब हम आ जाते हैं कि विद्युत अपघटन के क्या क्या लक्षण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो देखो बच्चों, विद्युत अपघट्य के जलीय या गलित विलयन में निष्क्रिय इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। सबसे पहला तो ये है कि हमें जिस लवण का या जिस विद्युत अपघट्य का क्या करना है, विद्युत अपघटन, उसका या तो जली विलयन लिया जाता है या फिर गलित विलयन, पिघला हुआ। और उसमें क्या लगाए जाते हैं, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम के या फिर ग्रेफाइट के। ओके। दूसरा है कि जो मतलब ये विद्युत अपघट्य का विलयन एक ही पात्र में रखा जाएगा और उसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक तो एनोड है और एक क्या होगा, कैथोड। देखो, जो एनोड होता है वो धनावेशित रखा जाता है, और इसमें विलयन के ऋणायनों का ऑक्सीकरण होता है। समझ गए ना, मतलब जो एनोड है वो धनावेशित होगा विद्युत अपघटनी शेल में, और इसमें विलयन के ऋणायनों का ऑक्सीकरण होगा, जबकि जो कैथोड है में ऋणावेश होता है और इसमें विलयन के ऋणायनों का अपचयन होता है। और इसमें विलयन के धनायनों का आयन मैंने लिखा है यहाँ पर विलयन के धन है धनायनों का अपचयन होता है। इस तरह से एनोड और कैथोड, समझ गए ना, एनोड में धनावेश, कैथोड में ऋणावेश। एनोड में विलयन के ऋणायनों का ऑक्सीकरण और कैथोड में विलयन के धनायनों का अपचयन होता है। तीसरा पॉइंट है, जो बाहरी पथ में इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो एनोड से कैथोड की ओर होता है, तथा विद्युत धारा इसके विपरीत प्रवाहित होती है। मतलब जब विद्युत अपघटन चलेगा तो जो एनोड है वहां पर ऋणायन आते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं एनोड को, और वो इलेक्ट्रॉन विद्युत परिपथ से होते हुए कैथोड में चले जाते हैं और वहां पर वो विलयन के धनायनों का अपचयन करते हैं। तो इस तरह से बाहरी परिपथ से इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो एनोड से कैथोड की ओर होता है और विद्युत धारा इसके विपरीत प्रवाहित होती है। इसमें जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है डेल्टा जी, वो निगेटिव होता है, और सेल विभव क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव।
कुल मिला के ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि NaCl का विद्युत अपघटन किया है। ध्यान रखें विद्युत अपघटन में एक ही पात्र में दोनों इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, समझ गए ना, जिनमें से एक एनोड कहलाता है और एक क्या, कैथोड। कैथोड में रखा जाता है निगेटिव चार्ज और एनोड में रखा जाता है पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया विद्युत अपघटनी विलयन, मतलब विद्युत अपघट्य का या तो जली विलयन लिया जाए या गलित। तो इसमें जो ऋणायन है, आप देख रहे हैं कि जो ऋणायन है वो एनोड में आते हैं और वहां पर निरावेशित हो जाते हैं, जबकि जो क्या है, धनायन है, इस तरह से वो कैथोड में क्या होते जाएंगे, अपचयित होंगे। और इस तरह से धीरे 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 विद्युत अपघट्य के विलयन में जो आयनों की संख्या घटती जाती है और जब पूर्णतः ये निरावेशित हो जाते हैं तब कंप्लीट हो जाता है विद्युत अपघटन। यहाँ पर एक विद्युत स्रोत लगाया जाता है और इस तरह से विद्युत ऊर्जा धीरे धीरे विद्युत अपघटन द्वारा किस में बदल जाती है बच्चों, रासायनिक ऊर्जा। तो ये जो लिखा बना है ये कहलाएगा क्या, विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ध्यान रखें ये वो सेल है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। अब अगर हम NaCl का विद्युत अपघटन लिखें तो आप देखोगे कि दो, ठीक है, अर्ध अभिक्रियाएं सेल में संपन्न होती। देखो एक तो होगी कैथोड की अभिक्रिया जो कि अपचयन कहलाएगी, और इसमें जो भी धनायन, मान लो यहाँ पर आपने NaCl लिया है तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा और इस तरह से ये Na में चेंज हो गया, डिस्चार्ज हो गया। एनोड की अभिक्रिया की बात करें, यहाँ ऑक्सीकरण होगा, तो यहाँ पर जो ऋणायन है विलयन के, सपोज यहाँ पर आपने NaCl लिया है तो Cl माइनस आयन एनोड में गए, वहां पर इलेक्ट्रॉन को निकाला और इस तरह से वो डिस्चार्ज हो गया। और यही लगातार निरंतर चलता रहता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ तक ये तो हो गया विद्युत अपघटन का एक नॉर्मल, एक जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम आ जाते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, और ये है विद्युत अपघटन की उत्पाद, जिसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें आपको कोई भी एक विद्युत अपघट्य दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताएं इसके एनोड प्रोडक्ट क्या है और कैथोड प्रोडक्ट क्या है। तो देखो बच्चों, इसके लिए एक निक्षेपण का वरीयता नियम लगता है। वरीयता नियम का मतलब ये है कि कौन सा आयन पहले ऑक्सीकृत होगा या अपक्षयित होगा, इसको बताने के लिए दिया गया है। तो इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रोड में पहले वह आयन निक्षेपित होता है जिसका निक्षेपण विभव कम होता है। बात समझ गए ना, कि जो इलेक्ट्रोड पर पहले वो आयन जाके अपने आप को निरावेशित करेगा, निक्षेपण मतलब होता है निरावेशित करना, डिस्चार्ज करना, जिसके निक्षेपण के लिए ऊर्जा कम लगती है। सीधी सी बात है, जिसके लिए विद्युत ऊर्जा कम लगेगी पहले वो आयन क्या हो जाएगा बच्चों, निक्षेपित होता है। किसी आयन का निक्षेपण विभव उसके इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होता है। अपन ने पढ़ा है, अभी आगे आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव यहाँ जो दिया गया है वो किसके इक्वल होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव के, मतलब उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही उसका क्या है, निक्षेपण विभव भी है। अब आता है, तो ये तो हो गया सिद्धांत कि आयन में जो बहुत सारे आयन्स हैं, कैटाइंस हैं, एनाइंस हैं, तो कौन से आयन पहले इलेक्ट्रोड पर निरावेशित होंगे। इसने ये कहा है जिसका निक्षेपण विभव कम है, मतलब जिसकी निक्षेपित करने के लिए ऊर्जा कम लगेगी, पहले वो जाके क्या हो जाएगा बच्चों, निक्षेपित होगा। अब देखो यहाँ पर आते हैं कि अब मान लो एक विलयन है जिसमें एक से ज्यादा ऋण है। ठीक है, अब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि एक विलयन, मान लो आप NaCl को वाटर में घोल दिया, जल में घोला, तो वहां पर Cl माइनस भी है, OH माइनस भी है, ठीक है, H प्लस भी है और Na प्लस भी है। तो अब आता है कि कौन सा धनायन और कौन सा ऋणायन पहले इलेक्ट्रोड पर जो है निरावेशित होगा। तो इसके लिए एक सिद्धांत है कि एक से ज्यादा ऋणायन होने पर एनोड पर पहले वो ऑक्सीकृत होता है
जिसका मानक अपचयन विभव कम हो या ऑक्सीकरण विभव सबसे ज्यादा हो। सीधी सी बात है। मतलब ये होगा कि पहले एनोड में वो जाके अपने आप को क्या करेगा बच्चों, निरावेशित करेगा, जिसका अपचयन विभव सबसे कम हो या जिसका ऑक्सीकरण विभव सबसे ज्यादा हो। मीन्स जो ऑक्सीकृत होता है तो सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न कर दे, वो कहलाता है, वो ऋणायन पहले जाके क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीकृत होगा। तो अगर आपको या तो अपचयन विभव पता है तो न्यूमेन आप उनसे निर्धारित कर सकते हैं, या फिर ऑक्सीकरण विभव पता है तो उससे निर्धारित कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, मान लो ये है फ्लोरीन मतलब फ्लोरीन का अपचयन विभव दे रखा है, ये सब लिखे हैं जो, ये क्या है बच्चों, अपचयन विभव। तो यहाँ पर अगर हम अपचयन विभव के आधार पर निर्धारित करें, है ना, कि यहाँ पर मैंने अपचयन विभव लिए हैं तत्वों के, हैलोजन तत्वों के, तो अपचयन विभव में पहले वो एनोड में ऑक्सीकृत होगा जिसका अपचयन विभव सबसे कम है। तो सबसे कम अपचयन विभव वाला मतलब आयोडाइड आयन, तो सबसे पहले आयोडाइड आयन ऑक्सीकृत होगा, फिर उसके बाद ब्रोमाइड होगा क्योंकि उससे कम है, फिर इसके बाद क्लोराइड होगा, और सबसे लास्ट में फ्लोराइड आयन ऑक्सीकृत होगा। ये तो हुआ मानक अपचयन विभव के आधार पर। अगर हम इनके मानक ऑक्सीकरण विभव के भी आधार पर देखें तो ऑक्सीकरण विभव जब हम लिखेंगे तो वो ऐसे लिखेंगे, फ्लोराइड से फ्लोरीन बनने का तो -2.87 वोल्ट, ठीक है। ठीक इसी तरह से ई नॉट Cl -2Cl तो हम लिखेंगे -1.36 वोल्ट। इसी तरह से ई जीरो बी आर माइनस अपॉन बी आर तो हो जाएगा -1.08, और ई नॉट आयोडाइड टू आयोडाइड तो ये हो जाएगा 0.54। तो आप देख रहे हैं कि सबसे कम ऋणात्मक जो है वो आयोडाइड का, तो जितना कम ऋणात्मक उतना ज्यादा माना जाएगा, तो -0.54। तो वैसे भी देखो, जिसका ऑक्सीकरण विभव सबसे ज्यादा, विद साइन देखना है आपको, तो वो सबसे पहले ऑक्सीकृत होगा। तो इस तरह से भी अगर आप ऑक्सीकरण विभव से भी निर्धारित करते हैं तो भी आयोडाइड सबसे पहले ऑक्सीकृत होगा, फिर ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड। तो चाहे कोई भी विभव ले लो, समझ गए कि एक से ज्यादा ऋणायन होने पर एनोड में पहले वो ऑक्सीकृत होगा जिसका मानक अपचयन विभव सबसे कम हो। देखो, मानक अपचयन विभव सबसे कम होने का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत कम हो, या ऑक्सीकरण विभव सबसे ज्यादा हो, जिसका ऑक्सीकरण विभव सबसे ज्यादा होगा उसमें ऑक्सीकृत होने की क्षमता ज्यादा होगी। बात समझ गए ना। और यही रीजन है कि यहाँ पर आयोडाइड आयन बहुत आसानी से ऑक्सीकृत होगा, पहले फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड। इस तरह से हमें ऋणायनों में क्या करना है, अपचयन का क्रम या उनकी सॉरी ऑक्सीकृत होने का क्रम निर्धारित करना है। ठीक इसी तरह से दूसरा है कि एक से ज्यादा धनायन होने पर कैथोड में पहले वह अपचयित होगा जिसका अपचयन विभव सबसे ज्यादा है। ध्यान रखें, ऑक्सीकरण होने में देखना है सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण विभव जिसका होगा वो पहले ऑक्सीकृत होगा, और अपचयन में देखना है कि जिस आयन का अपचयन विभव सबसे ज्यादा है पहले वो अपचयित होगा, और अगर इन्हीं का ऑक्सीकरण विभव लोगे तो सबसे पहले वो अपचयित होगा जिसका ऑक्सीकरण विभव सबसे कम हो। तो इस तरह से अगर हम यहाँ देखें कि एक से ज्यादा धनायन होने पर कैथोड में पहले वह आयन अपचयित होगा जिसका अपचयन विभव सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से अगर हम लिथियम, सोडियम, कॉपर और सिल्वर को देखें, है ना, तो लिथियम का है -3.05, सोडियम का है -2.72, कॉपर का है 0.34, एजी का है 0.80। तो सबसे ज्यादा अपचयन विभव किसका दिख रहा है बच्चों, एजी का। तो सबसे पहले तो एजी अपचयित होगा, फिर कॉपर आएगा, फिर सोडियम आएगा, और फिर क्या आएगा, लिथियम। इस तरह से हमें दोनों आयनों के अच्छी तरह से ये बात ध्यान रखनी है कि जिनके आयन जो हैं उनके निक्षेपण विभव, ठीक है, उनकी जो प्रोसेस हो रही है, मतलब जैसे हम कहें कि ऋणायनों का निक्षेपण विभव किसके आधार पर देखेंगे, ऑक्सीकरण विभव के आधार पर, और जो ये है मतलब आपके कैटायन, इनका निक्षेपण विभव हम इनके अपचयन के आधार पर देखें, और इस आधार पर आप निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा आयन पहले ऑक्सीकृत होगा या अपचयन। तो अच्छी तरह समझ गए ना। तो जिसका अपचयन विभव सबसे कम है वो ऋणायन पहले ऑक्सीकृत होगा, और धनायन में अगर आप देखोगे तो जिसका अपचयन विभव सबसे अधिक है वो धनायन पहले
अपचयित होगा। तो इस तरह से सोडियम या अपने जो है लिथियम, सोडियम, कॉपर, एजी में आपने ये निर्धारित कर दिया। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसी रूल के आधार पर हम कुछ विद्युत अपघट्यों के क्या करेंगे, निक्षेपण को समझेंगे। तो पहला है कि अगर विद्युत अपघट्य की गलित अवस्था का विद्युत अपघटन किया जाए। गलित अवस्था का मतलब है कि उस विद्युत अपघट्य को क्या कर दिया गया है, पिघला दिया गया है, उसको जल में नहीं रखा गया। तो ध्यान रखें, इसमें विद्युत अपघट्य के आयन निक्षेपित हो, मतलब और कोई दूसरा आयन नहीं है। जैसे NaCl का गलित है तो Na+ और Cl- का विद्युत अपघटन होगा। कॉपर सल्फेट है गलित अवस्था में, तो कॉपर और सल्फेट आयनों का क्या होगा, विद्युत अपघटन होगा, इस तरह से। और अगर आप जलीय विलयन लेते हैं विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन का, तो ध्यान रखें आयनों की निरावेशन वरीयता नियम के अनुसार होगा। आयनों का जो निरावेशन है वो वरीयता नियम के अनुसार होगा। जो आपने वरीयता नियम पढ़े हैं उससे समझो, ठीक है। जैसे कि करके समझते हैं, NaCl के गलित विलयन का विद्युत अपघटन। अब मान लो आपको NaCl का गलित विलयन का मतलब है पिघला के दिया गया है, तो इसके दो ही आयन बनेंगे, एक तो सोडियम आयन और एक क्लोराइड। तो कैथोड में जो होगा अपचयन होगा, और यहाँ पर सोडियम आयन अपचयित होकर सोडियम में बदल जाएगा, और एनोड में क्लोराइड आयन का ऑक्सीकरण होगा, और इस तरह से हमें क्लोरीन मिलेगी। इस तरह से NaCl के गलित विलयन का अगर विद्युत अपघटन किया जाए तो कैथोड जो उत्पाद है, तो ये क्या है बच्चों, कैथोड उत्पाद, मतलब वो उत्पाद जो कैथोड में आ रहा है। और यहाँ पर जो क्लोरीन है ये क्या होगा, एनोड उत्पाद। तो अगर गलित अवस्था में लिया गया है तो आपको केवल विद्युत अपघट्य के धनायन का अपचयन करा देना है और न इनका ऑक्सीकरण। अब मान लो NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाए, तो देखो बच्चों, जलीय विलयन लेने का मतलब होगा कि NaCl का जलीय विलयन लोगे तो उसमें आपको दो आयन होंगे। देखो NaCl तो आयोनाइज्ड हुआ Na+ और Cl-, जल भी है तो जल में बनेगा H+, और यहाँ क्या बनेगा, OH। ठीक है। तो जलीय विलयन का जब हम विद्युत अपघटन करेंगे तो वहां दो प्रकार के धनायन है और दो प्रकार के ऋणायन। अब आप जानते हैं कि सोडियम और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का अपचयन विभव ज्यादा है। ये जो मैंने लिखे हैं ये क्या लिखे हैं, अपचयन विभव। तो आप जानते हैं कि सोडियम के रिस्पेक्ट में सोडियम का है -2.72 वोल्ट और हाइड्रोजन का है 0 वोल्ट। तो सोडियम आयन का जो अपचयन विभव है वो क्या है, कम है, और हाइड्रोजन का ज्यादा है। कैथोड में तो सीधा सीधा है, हाइड्रोजन H+ आयन अपचयित होकर हाइड्रोजन बनाएंगे। अब आता है कि एनोड में क्या आएगा। तो देखो बच्चों, एनोड में एक्चुअली अगर आप यहाँ देखें तो E0 Cl- होता है 1.21, सॉरी 36 वोल्ट है ना, और E0 OH- और ये होता है 1.2। ये हैं दोनों के जो है अपचयन विभव, है ना। अब रूल तो ये है कि एनोड में पहले वो स्पीसीज ऑक्सीकृत होगी जिसका अपचयन विभव 1.23, सॉरी यार, ठीक है, तो जिसका अपचयन विभव कम हो, है ना। तो यहाँ पर अपचयन विभव अगर हम देखें तो OH का कम है और क्लोरीन का ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि एनोड में पहले OH का ऑक्सीकरण होना था और ऑक्सीजन लिबरेट होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक रीजन दिया गया है अधिबोल्टता। मतलब एक्चुअली नियम के अनुसार तो ऐसा ही होना चाहिए कि जिसका अपचयन विभव कम है पहले वो ऑक्सीकृत होगा, लेकिन प्रायोगिक रूप से देखा गया कि एनोड पर ऑक्सीजन ऑक्सीकृत मतलब OH- ऑक्सीकृत ना होकर क्लोरीन क्या हो जाता है बच्चों, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। रीजन ये है कि वाटर में एक तो आयोनाइजेशन बहुत कम, समझ गए ना, तो वो आसानी से OH मुक्त नहीं करता। दूसरा है कि NaCl एक प्रबल विद्युत अपघट्य है तो ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड आयन मुक्त कर देता है। तो ऐसे में OH को अब जो है अगर हमें ऑक्सीकृत करना है नोड में, तो पहले जो विभव दिया जा रहा है उससे पहले H2O वियोजित होगा H+ और OH। ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि कुछ विभव की जरूरत तो H2O के आयोनाइजेशन में हो जाएगी, फिर और विभव बढ़ाएंगे तो फिर जाके OH का ऑक्सीकरण होगा, और ये वैल्यू इतनी हो जाती है, मतलब जल के आयोनाइजेशन प्लस OH के ऑक्सीडेशन के लिए जो विभव की जरूरत है
वो इतनी हो जाती है कि वो 1.36 वोल्ट से ज्यादा पहुंच जाती है, लगभग 1.49 के आसपास लगेगी। ये जल को पूर्णतः वियोजित करना और उसके ऑक्सीकरण करने में जो विभव लगेगा वो 1.36 से भी ज्यादा लगता है। और यही रीजन है कि एनोड पर जहां OH ऑक्सीकृत होगा वहां पर क्लोराइड आयन ऑक्सीकृत होने लगते हैं और हमें एनोड में मिलती है क्लोरीन गैस CL2। तो इसको जो अंतर आ गया, जो एक्चुअल में लगना चाहिए विभव और जो लग रहा है, इसका जो अंतर है इसे बोलते हैं अधिवोल्टता। तो यही लिखा है कि ऑक्सीजन की अधिवोल्टता उच्च होने के कारण एनोड पर OH माइनस का ऑक्सीकरण ना होकर Cl आयनों का ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीजन की अधिवोल्टता का मतलब है ऑक्सीजन को लिबरेट करने के लिए जो विभव लग रहा है वो 1.23 से ज्यादा लगेगा। और यही रीजन है, और इतना ज्यादा लगेगा कि वो 1.36 वोल्ट से ज्यादा पहुंच जाता है, जिसके कारण एनोड पर ऑक्सीजन न मिलके क्लोरीन मिलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से NaCl के जली विलयन के विद्युत अपघटन में ब्राइन बोलते हैं, उसके विद्युत अपघटन में हमें जो है यहाँ पर एक कई बार ब्राइन लिखा होता है, तो क्लोरीन हमें एनोड प्रोडक्ट याद रखना है, ना कि ऑक्सीजन। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। फिर हम आ जाते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्लोरीन का निक्षेपण विभव ऑक्सीजन से कम हो गया, और यही रीजन है कि पहले क्लोरीन लिबरेट हो गया। अब आता है NaCl के जली विलयन का Hg कैथोड द्वारा विद्युत अपघटन। यहाँ पर भी बता दूं एक्सेप्शन है। हम जानते हैं NaCl के जली विलयन का अगर हम विद्युत अपघटन करेंगे तो हमें कैथोड में क्या मिलनी चाहिए, हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर हमें हाइड्रोजन ना मिलके बल्कि सोडियम मिलता है। तो इसका रीजन भी यही है कि कैथोड, Hg के कैथोड पर जो हाइड्रोजन की अधिवोल्टता है बहुत ज्यादा है। मतलब हाइड्रोजन को लिबरेट करने के लिए Hg, मरकरी की सतह पर अगर हाइड्रोजन गैस को हमें निक्षेपित करना है तो इसके लिए जो विभव लगता है वो बहुत ज्यादा है। और ऐसे में जहां पर मरकरी की सतह पर जहां H+ आयन रिड्यूस होने थे वहां पर Na+ रिड्यूस होने लगते हैं, और बना हुआ सोडियम तुरंत मरकरी में डिसॉल्व हो जाता है। और इसका भी यही कारण भी है, एक तो अधिवोल्टता उच्च होना, दूसरा है सोडियम की मरकरी में बहुत अच्छी घुलनशीलता होना, जिसके कारण सोडियम अमलगम बनने लगता है। और इस तरह से हमें जहां हाइड्रोजन मिलनी थी वहां पर क्या मिलना शुरू हो जाएगा, सोडियम। NaOH के बनाने की एक कैस्टनर कैलनर सेल मेथड होती है, जिसमें ये मेथड यूज की जाती है। वहां जो सोडियम बनता है मरकरी में, फिर उसमें पानी मिलाते हैं तो मरकरी तो वाटर से रिएक्शन नहीं करता, लेकिन सोडियम पानी से रिएक्शन करता है और NaOH बनाता है, और इस तरह से बाद में हाइड्रोजन लिबरेट हो जाता है। लेकिन कैथोड में पहले सोडियम प्राप्त होता है। तो ये NaCl के ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना। फिर हम आ जाते हैं कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन। तो कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन पहले प्लेटिनम या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड पे किया जाए। गलित कॉपर सल्फेट लोगी तो कॉपर आयन और सल्फेट आयन होंगे, तो कैथोड में तो कॉपर का अपचयन हो जाएगा, और एनोड में सल्फेट आयन ऑक्सीकृत होंगे, SO2 प्लस O2 प्लस ये, तो SO2 तो सॉल्यूशन में डिसॉल्व रहेगी, O2 एनोड प्रोडक्ट बनेगा और कॉपर है कैथोड प्रोडक्ट। अगर हम CuSO4 का जली विलयन लें तो उसमें कॉपर आयन भी होंगे, हाइड्रोजन आयन भी होंगे, सल्फेट आयन भी होंगे और हाइड्रोक्साइड आयन भी होंगे। तो यहाँ पर कैथोड पर कॉपर का रिडक्शन होगा, क्योंकि कॉपर का मानक अपचयन भी बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन का कम। तो कैथोड पर मिल जाएगा कॉपर और एनोड पे मिल जाएगी हमें क्या, ऑक्सीजन। तो इस तरह से जली विलयन के विद्युत अपघटन में ये हमारे उत्पाद होंगे इलेक्ट्रोड। फिर है कॉपर सल्फेट का Cu इलेक्ट्रोड द्वारा विद्युत अपघटन। तो कॉपर सल्फेट का अगर हम Cu द्वारा विद्युत अपघटन देखें तो कैथोड पर तो कॉपर आयन ही जो है विलयन है, मतलब ये लगा है विलयन, और यहाँ पर एनोड है और यहाँ पर कैथोड है, ठीक है। तो यहाँ पर तो कैथोड आयन मतलब ये है कैथोड, और ये क्या है बच्चों, एनोड। तो जो कॉपर आयन है वो तो कैथोड पर इस तरह से कलेक्ट हो जाएंगे, और ये है कि अब आता है एनोड पे क्या होगा। तो देखो एनोड में सल्फेट आयन अगर आए तो सल्फेट आयन का जो ऑक्सीकरण विभव है, ठीक है, और कॉपर का अगर हम देखें मतलब सल्फेट आयन का अपचयन विभव देखोगे तो लगभग 2.0 वोल्ट है, और कॉपर का जो है E वो है 0.34। तो हम जानते हैं कि एनोड में पहले वो ऑक्सीकृत होगा जिसका अपचयन विभव कम है। तो यहाँ पर सल्फेट आयन ऑक्सीकृत ना होके खुद एनोड ही क्या होने लगता है बच्चों, ऑक्सीकृत होने लगता है। इस तरह से कॉपर का निक्षेपण किया जाए तो कॉपर का निक्षेपण विभव है 0.34, जबकि सल्फेट OH से कम है, और इसीलिए कॉपर एनोड स्वयं ऑक्सीकृत होगा
और तुल्य कॉपर जो है कहाँ पर, कैथोड पर निक्षेपित हो जाते हैं और विलयन की सांद्रता में परिवर्तन। अरे यार, थोड़ा सा बुद्धि में सब बिगाड़ दिया। चलो कोई बात नहीं बच्चों, बाद में है ना। तो इस तरह से हमें कॉपर आयन कैथोड पर निक्षेपित होंगे और विलयन की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, लास्ट ये पॉइंट और बता दूं मैं कि H2SO4 का पूछा गया है कि H2SO4 का विद्युत अपघटन किया जाए। तो अगर हम तनु H2SO4 का विद्युत अपघटन करते हैं, ठीक है, तो तनु H2SO4 में H प्लस आयन होंगे, सल्फेट आयन वाटर में H प्लस होंगे और OH माइनस आयन। तो यहाँ पर कैथोड में तो H प्लस आयन ही ऑक्सीकृत होंगे और एनोड में हमें OH का ऑक्सीकरण रखना है। सांद्र H2SO4 में चूंकि वाटर नहीं होगा तो H प्लस आयन तो होंगे कैथोड पर, और जो HSO4 आयन है वो कहाँ पर होंगे, एनोड पर ऑक्सीकृत, और बनेगा H2H2O8 जो बाद में ब्रेक होके H2 मतलब H2O8 टू माइनस आयन में बदल जाता है। तो इस तरह से इसका जो एनोड प्रोडक्ट है सांद्र H2SO4 का वो है H2O8 टू माइनस। इस तरह से हमें कुछ इंपॉर्टेंट विद्युत अपघट्य के मैंने क्या बता दिए हैं, जो है विद्युत अपघटन बता दिए। तो ये आप अच्छे से तैयार रखें। ये कुछ तत्वों के आयनों के मैंने अपचयन विभव लिख दिए हैं, इनको देख के भी आप बता सकते हैं कि कौन सा आयन ऑक्सीकृत होगा और कौन पहले अपचयन। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।